हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको मेरे वीडियो में बताया था भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। मैंने आप लोग को बताया था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें कुछ हिस्सा जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है, कुछ आयरलैंड से, कुछ कनाडा के। इस तरह से विभिन्न देशों के जो भी आदर्श तत्व थे संविधानों के, उनको भारतीय संविधान में अपनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगली है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था का जो संचालन है उसमें शक्तियों के विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में होता है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था के सुव्यवस्थित संचालन के लिए संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शासन शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के लिए संविधान के प्रथम अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत की शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और जिन देशों के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उनमें प्रमुख विशेषताएं होती हैं लिखित व कठोर संविधान, निष्पक्ष व सर्वोच्च न्यायपालिका। भारत के अंदर उन सब विशेषताओं को अपनाया गया है, किंतु फिर भी भारत में संघात्मक व्यवस्था होते हुए भी शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, शक्तियों का जो झुकाव है या मजबूत जो है वो भारत में केंद्र है और राज्यों की शक्तियों में कुछ हद तक नियंत्रण लगाया गया है। ये इसके प्रमुख वजह ये थी क्योंकि भारत में जब स्वतंत्र हुआ था तब बहुत अधिक विभिन्नताएं थी। उन बहुत अधिक विभिन्नताओं के कारण एकता स्थापित करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस समस्या का समाधान जो है उसके लिए ये अपनाया गया कि भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन शक्तियों का जो केंद्रीकरण है या शक्तियों का जो झुकाव है वो केंद्र सरकार की ओर किया गया है। अगली विशेषता है संसदीय सर्वोच्च तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। विश्व के दो प्रमुख देशों में, जिनमें इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। यानी इंग्लैंड में संसद के द्वारा पारित कानून अंतिम शक्ति रखते हैं, जबकि अमेरिका में अगर वहाँ की कांग्रेस कोई कानून पारित करती है और वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य एक बीच का मार्ग अपनाने का प्रयास किया गया है कि भारत में संसद की भी शक्ति है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने तथा उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हैं। संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। यानी जब संसद अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं या संसद ये लगता है कि संविधान के विरुद्ध कुछ कानूनों का निर्माण किया गया है तो न्यायपालिका उसको न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से रोक सकती है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है या सर्वोच्च न्यायालय शासन शक्तियों में हस्तक्षेप प्रारंभ कर देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर संसद को भी अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर सकती है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय शासन व्यवस्था में अमेरिका और आयरलैंड के समान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है।
वर्तमान संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय जोड़ा गया और उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे, किंतु 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा नागरिकों के 11वें मूल कर्तव्य को भी निर्धारित किया गया है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों का प्रावधान जो है वो संविधान के माध्यम से किया गया है। अगला आता है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। राज्य की नीति के निदेशक तत्व से आशय है कि शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण किया गया है या मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राज्य नीति के निदेशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निदेशक तत्वों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन उन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शासन व्यवस्था के द्वारा किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है या किस तरह से उनको कार्य करना है। इस संदर्भ में आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व का विचार कहाँ से लिया गया है, तो कौन से देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निदेशक तत्वों का एक उद्देश्य शासन शक्ति को एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करना है। यानी जो ये एक प्रस्तावना है हमारे संविधान की, जिसमें ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत एक समाजवादी राज्य बनेगा। उस समाजवादी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संविधान के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होना और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार नहीं कर सकना। इसके अतिरिक्त भारत में निर्वाचन आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक व लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं जो हैं वो भी संविधान के माध्यम से स्वतंत्र अभिकरणों के रूप में कार्य कर रही है। अगला है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से आशय है कि जिन देशों के अंदर संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं उन देशों में प्रत्येक व्यक्ति को केंद्र और राज्य स्तर की 2 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई है कि वैसे भारत का नागरिक है, राज्यों के नागरिकता का प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। अगला है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। अनेक बार ये कहा जाता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का शासन होता है। बहुमत का शासन होने के कारण अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों का और उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। इसलिए भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी तरह से सरकारी नौकरियों में भी इन वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है।